Hi guys, today I am here to answer two questions for UGC NET aspirants. The first question is कि क्या पेपर में सारे questions direct MCQ based आते हैं, and the second question is कि क्या अगर मैं सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस करूं तो मेरा पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है. एंड आई नो बहुत सारे लोगों के मन में ये एप्रीहेंशन होता है कि मैंने सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करे हैं, मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं. तो इसका आपके पेपर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका आपके स्कोर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस टुडे. वी विल डू अ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस एंड वी विल डिस्कस कि किस तरीके के क्वेश्चंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन यूजीसी नेट, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, एंड वी विल सी अ प्रॉपर एनालिसिस कि कौन से साल में कितने क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए. So this is Mansi with you and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. Go ahead and share this video with everyone जो UGC NET का एग्ज़ाम देने वाला है, इस साल देने वाला है या जो LLM कर रहा है और उसका प्लान है UGC NET का एग्ज़ाम देने का. Like this video and subscribe to our channel. Right. तो स्टार्टिंग विथ कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं. तो अगर मैं यूजीसी नेट के पेपर की बात करूं तो यूजीसी नेट के पेपर में सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आपके पेपर में बहुत सारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड देर आर मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस और फिर डायरेक्ट वन लाइनर एमसीक्यूज तो होते ही हैं. बट क्या ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको इनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, या अगर आपकी लैंग्वेज में कोई डिफ़िकल्टी है तो क्या उस सिचुएशन में आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं? कितने क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, जहां पर बहुत बार हमें ईयर्स याद रखने पड़ते हैं, सेक्शन नंबर्स याद रखने पड़ते हैं. तो इस तरीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं? सिमिलरली मैच द कॉलम में भी हमें ईयर्स, सेक्शन नंबर्स, प्रोविजन नंबर्स याद रखने पड़ते हैं, राइट? तो इस तरीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है? एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू देखते हैं. तो अगर मैं 2020, सो आई हैव डन एन एनालिसिस फ्रॉम 2020 टू 2024, राइट? 2020 के एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पेपर 1 में 5 थे और पेपर 2, आई एम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट लॉ ओवर हियर, तो पेपर 2 जो लॉ का था उसमें 9 क्वेश्चंस थे. 21-22 की जो मर्ज साइकिल हुई थी उसमें 6 पेपर 1 में थे एंड 5 पेपर 2 में थे. 23 में 4 और 7 थे और 2024 में एक भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था. ठीक, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था. ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके हर पेपर में 10 to 15 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं. ठीक, अगर मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो 22, 25, 28 एंड यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 20. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो हैं वो समवेयर अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं. 10 to 15 असर्शन रीजन बेस्ड देखने के लिए मिलते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमें 20 to 25 देखने के लिए मिलते हैं. मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वाले जो रीजन्स क्वेश्चंस हैं उस तरीके के कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस हर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं. फिर अगर मैं क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, यहाँ 21-22 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था. मार्च 23 में 2 क्वेश्चंस थे एंड दिसंबर में समहाउ, सॉरी दिस इज़ my bad, 3 and 8 is 11 क्वेश्चंस थे. ठीक, तो फिर अगर हम एक एवरेज लें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन का भी तो वैसे तो कम ही आते हैं, बट आज तक सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर के पेपर में आए थे क्योंकि असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कम आए थे. इन्होंने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए थे, तो फिर भी हम इसको 5 to 10 क्वेश्चंस मान के चलते हैं. ठीक, हाँ. फिर मैच द कॉलम पे कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो मैच द कॉलम पे समवेयर अराउंड 6 यहाँ पे पूछे गए हैं, 15 यहाँ पूछे गए हैं
8 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड हियर, और यहाँ पर मैच द कॉलम से 14 क्वेश्चंस आए थे। तो इसका भी एवरेज अगर हम लें तो somewhere around 10 to 15 questions are asked on the basis of match the column, right? And direct one liners की अगर बात करें तो 103 out of 150 103 डायरेक्ट MCQs थे, 98 डायरेक्ट MCQs थे, 101 डायरेक्ट MCQs थे, and 105 डायरेक्ट MCQs थे। तो समवेयर अराउंड 100 to 105 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो डायरेक्ट MCQ बेस्ड होते हैं, राइट? तो 150 में से 105 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट MCQ बेस्ड हैं। मेजर पेपर आपका डायरेक्ट MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है? तो इस वजह से अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है जिसके कारण से वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, ये जो असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके, इन क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारे PYPs प्रैक्टिस करिए, PYPs प्रैक्टिस करिए, और जितने MCQs आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQs प्रैक्टिस करिए, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस करने से स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीज़न बेस्ड MCQs की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उस तरीके के MCQs सॉल्व करेंगे और PYPs अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम आ रही है या लैंग्वेज रिलेटेड या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपका जो स्कोर कम हो रहा है यहाँ पर, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक? अगर मैं क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस और मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल अगर हम इनका कॉम्बिनेशन लेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सेक्शन नंबर्स याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रीटीज़ के ईयर्स याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कन्वेंशंस के ईयर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लॉ के पार्ट की अगर बात करूँ आपको लग रहा है सेक्शन नंबर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट? आप सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए ट्रीटीज़ का, आप सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए, आप दिमाग में ईयर्स भले मत याद करिए, बट आप एक ऐसा याद कर लीजिए कि इस ट्रीटी के बाद ये आई थी, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, राइट? हायर एजुकेशन में पहले ये कमीशन आई थी, फिर ये कमीशन आई थी, ये कमीशन आई थी, ये कमीशन आई थी, उस तरीके से आप याद करिए, ठीक है? सेक्शन नंबर्स आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आप एक वेग आइडिया अपने दिमाग में रखिए कि अगर हम बात करते हैं कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की, तो पहले आती है कंसिडरेशन की डेफिनेशन, फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट की कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, फिर फ्री कंसेंट की हम बात करते हैं, फ्री कंसेंट से पहले कैपेसिटी आता है। तो बस एक इस तरीके से अपने दिमाग में एक क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। भले ही आप, मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है स्टूडेंट्स को जब उन्हें ईयर्स याद करने पड़ते हैं या नंबर्स याद करने पड़ते हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है जिसकी वजह से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन या मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके मार्क्स लूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप बस अपने दिमाग में एक वेग क्रोनोलॉजी या एक वेग सीक्वेंस सेट कर लीजिए कि हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। बट अगर आप इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ से 10 क्वेश्चंस मान लो, 30 questions and 40, around 50 questions, approximately 50 questions इन जगहों से आते हैं। approximately 50 questions are asked from these type of questions, right? इस पैटर्न पे approximately 50 questions आते हैं और 50 questions को रिस्क करके जाना will actually reduce your chances of being qualifying for assistant professor और JRF। तो assistant professor और JRF दोनों के chances आपके कम हो जाएंगे अगर आप इस तरीके के 50 questions की प्रैक्टिस करे हुए बिना जाते हैं, right? So the purpose of this video was to tell you कि हाँ डायरेक्ट वन लाइनर MCQs तो हम करते ही हैं, right? ये तो हम सब कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो ये है कि वो इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना? तो इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी UGC नेट का पेपर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF अगर आपका टारगेट है तो आप
50 क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिसमें हमारे फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रैश कोर्स बैचेज हैं यूजीसी नेट लॉ के। यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलेंगी, यहाँ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, ये सब कुछ तो मिलेगा ही। प्लस अगर आप मतलब अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं, क्लासेस वगैरह देखनी है, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है यूजीसी नेट की, जिसमें आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू दैट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर पेपर। मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। येस, आई नो मैक्सिमम वेटेज डायरेक्ट एमसीक्यूज का है, बट फिर भी हम इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। इनकी भी आप प्लीज़ practice करिए, right? I hope the video was useful for you all. Please like, share and subscribe to our channel. This is our social media community. So this is the Telegram channel, this is Instagram, this is YouTube channel, and please subscribe to our YouTube channel. This is the TR Law community, this is our website, this is our email address 6363286363. This is our calling number. You can call here and get in touch with our counselors. All right guys, take care. Please like, share and subscribe, and keep studying, keep working hard, and you'll get there. Bye bye.